गुजरात में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें, सुबह 10 बजे तक करीब 10% मतदान होने की खबर सामने आई है। 93 सीटों पर आज गुजरात में वोटिंग हो रही है, जिनमें मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के इलाके शामिल हैं। सुबह से कौन कौन से दिग्गज वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, अरुण जेटली हो, आनंदीबेन पटेल हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा। और आपको बता दें, अहमदाबाद में 9% वोटिंग हुई है, दाहोद में 10%, मेहसाणा में 9% वोटर टर्नआउट अभी तक 10 बजे तक हुआ है। शुरुआती 2 घंटों में एक औसतन 10% वोटिंग की खबर है, जो कि एक अच्छा टर्नआउट है। और जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी बता रहे थे कि ये जो इलाके हैं, यहाँ पर एक हैवी वोटर टर्नआउट जो है लगातार पैटर्न रहा है, देखा जाता रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और विक्ट्री साइन दिखाया, यानी जीत को लेकर दम भरा। वहीं अरुण जेटली भी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वित्त मंत्री, और उन्होंने भी बाकायदा कतार में लगकर अपने पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आनंदीबेन पटेल सुबह सबसे पहले जो बड़े नेता हैं शीर्ष के, उसमें पहुंचने वाली थी, उन्होंने भी अहमदाबाद में अपना वोट कास्ट किया। हालांकि खुद को इस बार उन्होंने चुनाव से अलहदा ही रखा है। और अब बात कर लेते हैं मेहसाणा की। मेहसाणा में जब वोटर्स वोट करने के लिए पहुंचे, उनसे बात की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने। वोट देने के बाद ये आए हुए मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने वोट के मायने क्या रखे हैं, उनके लिए वोट क्या है। आपने किसको वोट दिया, किस मुद्दे पर वोट दिया? ये अभी का जो माहौल है गुजरात का, उसके अंदर थोड़ा भी चेंज आवे, चाहे शासक पक्ष आवे या कोई अगला पक्ष आवे, मगर इसके बारे में चेंज के लिए वोटिंग करते हैं। आपने किस पे किया? आपने जो विकास चल रहा है अभी, उस माहौल का वोट दे रही है। अच्छा, आपने विकास के लिए वोट? हाँ, विकास के बारे। आपका वो मुद्दा क्या था? बस डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके हिसाब से देखते हुए फिर वोटिंग की। आपको लगता है सरकार सही काम कर रही है? हाँ, कर रही है। तो आप दोबारा हाँ, सरकार वही चाहिए जो अभी चल रही है, वही चलनी चाहिए। आपने क्या किया, किस चीज का ध्यान रखा वोट के दौरान? विकास को। विकास का मुद्दा आपको लगता है कि ये आंदोलनों का मुद्दा कोई प्रभावित करेगा? बेकार आंदोलन वाले हैं, सब बेकार है, चीटर है। अच्छा, ये सब चीटर है। अच्छा, आपको भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, असर नहीं इसके कोई असर नहीं पड़ने वाली। इस बूथ पर अगर हम खड़े हैं तो यहाँ का मैसेज साफ है। लोगों ने इशारों में या साफ तौर पर कहा कि उन्होंने वोट किसको दिया है। अब 18 तारीख को इन्हीं लोगों का वोट तय करेगा कि गुजरात में गांधीनगर की सत्ता किसके पास रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मेहसाणा। चलिए, और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर अपने परिवार के साथ वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। नितिन भाई पटेल मेहसाणा से ही चुनावी मैदान में भी उतरे हुए हैं, जहां से धीरेन्द्र अभी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, और काफ़ी क्रूशियल सीट है ये विशाल। आपने खुद इस इलाके का दौरा भी किया है। किस तरह से पाटीदार आंदोलन की आंच की तपिश जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर महसूस की गई है, तो नितिन भाई पटेल के लिए कांग्रेस के नीवा भाई पटेल के सामने एक कांटे का मुकाबला यहाँ जरूर मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने पाटीदारों के साथ बर्ताव किया था, उसका हार्दिक पटेल ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। हार्दिक पटेल इस मुद्दे को लेकर पूरे गुजरात में घूमे और खुद यहां से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मैदान में है, 7 सीटें हैं मेहसाणा में। शहरी इलाकों पर बीजेपी का प्रभाव रहा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कांग्रेस अपनी पैठ जमाने में लगी हुई है। पूरा पटेल हमारे साथ हैं। पूरा मेहसाणा से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहां पर नितिन पटेल वोट करने के लिए पहुंचे हैं और यही जिक्र हो रहा था कि किस तरह से मेहसाणा से यह आंदोलन जो शुरू हुआ था पूरे गुजरात में फैल गया। इस आंदोलन का कितना असर देखने को मिल रहा है, और मेहसाणा की स्थिति की बात करें, 7 सीटों की कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, 2012 की बात की जाए तो 2012 में जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इसमें मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन मेहसाणा में जिस तरह से आंदोलन का जन्म हुआ, मैं आपको कुछ देर के लिए माफी चाहूंगी, बीच में टोक रही हूं। हार्दिक पटेल कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपकी बात पूरी करेंगे। हार्दिक पटेल यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की समर्थन नहीं हुआ। हम आराम जी बोलिए आप। हम लोग
चलिए, तो पूरब पटेल जितना मैं सुन पाई हूँ वो ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, अगर हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके मुद्दों को जनता ध्यान में जरूर रखेगी। नितिन पटेल क्या कुछ कह रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। खड़े कर चलो। આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કડીમાં હું મતદાર નોંધાયેલો છું। મારા બૂથમાં મેં મતદાન કર્યું છે અને દરેક નાગરિકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરી ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં ગુજરાતની એકતા, શાંતિ, સલામતીમાં સમર્થન આપવા માટે। चलिए, गुजरात की एकता, शांति और समृद्धि बनी रहे उसके लिए आपका साथ का मांग रहे हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम नितिन पटेल। और यहाँ पर पूरब आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, जो विशाल ने आपसे सवाल उठाया था पाटीदार आंदोलन को लेकर और मेहसाणा के राजनीतिक समीकरणों को लेकर। बिल्कुल, देखिए आंदोलन से मेरी बात रुकी हुई थी। आंदोलन को लेकर मैं आपको कहूं कि जब तक हार्दिक पटेल किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं थे तब तक ज़बरदस्त उनको लोगों का साथ मिल रहा था। नौजवान, महिलाएं, बूढ़े, हर कोई उसके साथ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की तरफ उसका हाथ बढ़ा, जैसे ही सीढ़ियाँ बाहर आई, जिस तरह से हार्दिक पटेल की सीढ़ी बाहर आई थी, कांग्रेस के सपोर्ट किया था, वैसे वैसे वो प्रभाव थोड़ा कम नज़र आता हुआ दिखा। जो उसके साथी है वो भी उससे बिछड़ गए, क्योंकि साथियों का आरोप है कि हार्दिक पटेल ने राजनीति के लिए अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर थोड़ा कम इसलिए लग रहा है। धीरेन्द्र जी की आपने रिपोर्ट देखी होगी, लोग कह रहे थे कि वो चीटर है, आंदोलनकारियों ने लोगों को मूर्ख बनाया है। तो ये एक भी बात चल रही है पाटीदारों में। आंदोलनकारियों ने लोगों को मूर्ख बनाया है, लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन हार्दिक पटेल की सभा में जो जुटने वाली भीड़ है उसको भी कम करके नहीं देखा जा सकता। एनके सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस युवा तिकड़ी की हम बार बार बात कर रहे हैं, इन्होंने जब आंदोलन को आगे बढ़ाया तो इन आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश इनके अपने अंदर के संगठन से भी की गई, बीजेपी की तरफ से भी की गई। अल्पेश ठाकुर जैसे चुनाव की तरफ आगे बढ़े, बीजेपी ने कहा ये तो पहले से ही कांग्रेस के थे, इनके पिता भी कांग्रेस के थे, ये सिर्फ नाटक कर रहे थे। हार्दिक पटेल की बात करूं, दिनेश भंबानिया बीच में आ गए। उन्होंने कहा इन्होंने हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है, एक मीटिंग कर ली है। और जिग्नेश मेवानी के लिए आरोप लगाया गया कि पीएफआई से ये पैसे लेते हैं। इन तीनों आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश की गई, थोड़ा बहुत असर भी दिखा। इनके संगठन में से कुछ लोग अलग हुए, कुछ बीजेपी के साथ भी जुड़ गए। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है, इसको हम जो पॉलिटिकल साइंस के शब्द में कहते हैं डेमोक्रेटिक डेविएशंस। और जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो इनका कोई आइडियोलॉजिकल बेस बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये ओकेजन स्पेसिफिक होते हैं, एक कारण से, एक उद्देश्य से आते हैं, कुछ दिनों बाद ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो चूंकि आइडियोलॉजिकल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो आप देखेंगे अचानक इस पे आरोप लगने लगेंगे, युवाओं पे, उसके जो नेता हैं उन पे आरोप लगेंगे, तो ये बिल्कुल हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के ये आंदोलन अभी तक चला और अभी भी हार्दिक के उसमें भीड़ आ रही है, तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जनता का एक इसके प्रति, और इसलिए नहीं कि हार्दिक है, इसलिए कि एंगर है तो हार्दिक है। हमें इस तरह समझना पड़ेगा, जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक ये उसका मैनिफेस्टेशन है, प्रगटीकरण है, बजाय इसके समझना कि ये नेता है और उसके इनकी वजह से आंदोलन। चलिए, जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक का दबाव जो है, क्या रणनीतिकारों तक भी बीजेपी के वाकई में महसूस हो रहा है? खुलकर भले ही कुछ ना कहा जा रहा हो, लेकिन अंदर खेमे से पार्टी दफ्तर में क्या कुछ हलचल है? क्योंकि अब तो प्रचार भी खत्म हो गया, ईवीएम में किस्मत भी बंद हो रही है। रविकांत, क्या खबरें आ रही हैं? पार्टी मुख्यालय में किस तरह की हलचल है? गुजरात को लेकर चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है, ईवीएम में किस्मत कैद हो रही है। देखिए, जिन नेताओं ने गुजरात में पिछले 2 महीने से कैंप किया था वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और ऑफ रिकॉर्ड जब उन नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो 150 का आंकड़ा दिया था वो इस चुनाव में हासिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2012 के जो आंकड़े थे 117 सीटों का, अगर बीजेपी उसे हासिल कर लेती है तो भी 22 साल के बाद वो एक बार फिर सत्ता में आती है, उसे बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाएगा।
जबी दुबान भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी मानते हैं कि इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है और उसका असर दिखेगा और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़े, लेकिन बीजेपी एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रहेगी, यही उनका आकलन है। लेकिन नतीजे क्या आते हैं? 2 महीने से कई बड़े केंद्रीय मंत्री, कई सांसद गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। राहुल जी, यहाँ पर अगर बात करें कि क्या एक सेकेंड लाइन जो तैयार नहीं हुई गुजरात में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी यही दोनों लोग थे, और उसके बाद चाहे आनंदीबेन पटेल आई, चाहे रूपानी आए, तमाम मुद्दों को पीपल टू पीपल कनेक्ट वो उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, उसी वजह से नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई। देखिए, एक वटवृक्ष के नीचे दूसरे पेड़ों को पनपने में दिक्कत होती है, उसके बावजूद आप आते हैं नितिन पटेल जैसे और कई लोग हैं वहाँ पर जो दूसरी तीसरी पंक्ति के और अपने अपने स्तर पर मजबूत नेता हैं, ऐसे नेता हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हमेशा शामिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जैसे महाकाय नेता के बावजूद बीजेपी के पास गुजरात में कांग्रेस की तुलना में दूसरी लाइन के नेता ज़्यादा हैं और संगठन तो है ही। तो ये इसलिए अभी थोड़ा असमान है लड़ाई। अगर हम सिर्फ दूसरी लाइन, आप मानते हैं 22 साल बाद भी अगर कम सीटों के साथ ही, कम वोट परसेंटेज के साथ भी अगर बीजेपी वापसी कर लेती है तो जीत ही मानी जाएगी, एक बड़ी जीत ही मानी जाएगी? निश्चित रूप से, बिल्कुल, क्योंकि मतलब ये पश्चिम बंगाल से होल्ड करने की लड़ाई में तो है नहीं कि 33 साल का शासन हो, लेकिन वो कितने दशक पहले की बात थी। तो इस समय अगर कोई किसी को 27 साल जीतने का जनादेश, काम करने का जनादेश मिलता है किसी भी पार्टी को, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी लोकतंत्र के। और ये एक युवा लोकतंत्र है, एक अधीर लोकतंत्र है। युवा जिसमें आते हैं वो अधीर होते हैं, वो 20-20 साल इंतजार नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। निश्चित रूप से वोट कम होने वाले हैं, सीटें कम होंगी, लेकिन जीत का बड़प्पन जो है या बड़ापन जो है वो कम नहीं होगा, महत्व कम नहीं होगा। एनके सिंह साहब, दलितों की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर ऊना में दलितों की पिटाई का वीडियो जो है वो वायरल हो गया था, इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगा। और किस तरह से वोटिंग हो रही है इसकी हर तस्वीर पिनाज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 93 सीटों पर आज मतदान होगा। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट देने के बाद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो नीचे करो यार। आगे बढ़ाने के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। विकास गुजरात में आज पूरे देश और दुनिया में गुजरात के विकास का मॉडल बखाना जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। मैं मानता हूं कि यही क्रम को बरकरार रखने के लिए गुजरात की जनता ने बड़ी भारी संख्या में मतदान करना चाहिए और जो विकास के विरोध का माहौल बढ़ा रहे हैं उनको विफल करने के लिए भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। मेरे से भी ज्यादा मत मिलेगा, ये हमारे उम्मीदवार है। मुझे जितना मत मिला था उनसे भी ज्यादा मत मिलेगा। Will the Hardik factor really work? No. राहुल जी को मैं बधाई देता हूँ, अध्यक्ष बने, अच्छे सलाहकार रखे तो पार्टी में और भी थोड़ा प्रोग्रेस होगा। और सर अगर बात करें गुजरात के चुनाव की तो क्या लगता है 18 को इंतजार करिए। चलिए, तो यहाँ पर अमित शाह कह रहे हैं कि गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। राहुल जी, ये विकास मॉडल चुनाव प्रचार से गायब रहा था, आज दूसरे चरण के मतदान में लौट आया। हाँ, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ घंटों में उसका कुछ असर होगा ऐसा उम्मीद उनको भी नहीं है और हमको भी नहीं है। तो लेकिन उसकी कई बातें, कई उसके जो अधूरापन था उस मॉडल का, वो बहुत जाहिर हो चुका है तमाम रिपोर्ट्स में। HDI की बात भी हुई उसमें भी। तो वो एक कोई सर्वांगीण विकास का मॉडल नहीं था। कुल मिलाकर शहरी विकास आप मान सकते हैं। गुजरात मॉडल का जो सबसे मुख्य ध्यान था वो शहरी विकास था, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, इस तरह की। और बीजेपी की जो सारी अपील है, जो सारा जनाधार है, वो भी शहरी ज़्यादा है। गांव उसकी शुरुआती पारंपरिक कमजोरी रही है, देश में भी और गुजरात में भी। बिजली, सड़क, पानी को लेकर शुरुआत से काफ़ी बातें की गई, लेकिन इस बार जो दूसरे चरण में चुनाव का मुद्दा बना वो था शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन और महंगी हेल्थ सर्विसेज। 93 सीटों पर वोटिंग की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।